गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर एस.के. यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 प्रोग्राम के अंतर्गत। तो डियर, जैसा कि हम लोगों ने कल मेंडल्स के लॉज थे उनके बारे में समझा था, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझा था, जिसमें हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देख लिया था। इसके बाद हम लोगों ने फिर इसके अंदर देखा था कि मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसमें उनको क्या रिजल्ट मिले और उनके आधार पर उन्होंने क्या कंक्लूजन हमारे सामने प्रस्तुत किए थे। तो पहले तो उन्होंने कंक्लूजन यह दिया था कि जो हमारे पास में कोई कैरेक्टर होता है वह यूनिट फैक्टर से कंट्रोल किया जाता है। फिर इनका दूसरा कंक्लूजन ये आता है कि हमारे पास में अगर दो अलग अलग यूनिट फैक्टर एक साथ उपस्थित रहते हैं तो उसमें से एक जो है अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है, डोमिनेट हो जाता है, जबकि दूसरा प्रदर्शित नहीं कर पाता, वो रेसेसिव हो जाता है। जो डोमिनेट रहता है वो रेसेसिव को ढक देता है, उसके लक्षण को प्रदर्शित करने नहीं देता। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद आया था हमारे पास सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में हमने देखा था कि जिस समय पे हमारे पास में गैमेट्स का निर्माण होता है उस समय पर हमारे पास में जो यूनिट फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तथा अलग अलग गैमेट्स के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से गैमेट्स के अंदर केवल एक ही प्रकार का यूनिट फैक्टर प्रेजेंट रहता है, चाहे वो ड्वार्फ के लिए हो चाहे वो टॉलनेस के लिए हो। तो ऐसे में हमारे पास जो गैमेट रहेगा वो किसी भी कैरेक्टर के लिए हमेशा प्योर रहता है। तो इसको हम जो आपका थर्ड कंक्लूजन था इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या फिर आप कह सकते हैं जैसे मेंडल ने कहा था कि यहाँ पे गैमेट एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं या पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। आज हम देखेंगे इसके अंदर डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होती है वह क्या होती है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे एक टॉपिक इसके अंदर जो कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के अगेंस्ट में, जिसको हमने कहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहाँ पे हमने डॉग फ्लावर की बात की थी। ठीक है, हमने जो 4 o'clock फ्लावर होता है उसके बारे में बात की थी। अब एक और उसके अंदर अपवाद देखेंगे जिसको हम बोलते हैं आपका कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस के बारे में हम जानेंगे कि कोडोमिनेंस क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कैसे ये अपवाद की तरह से कार्य करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे दो अलग अलग कैरेक्टर्स को आधार बना के मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन कराया था, और उस हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष हमारे सामने निकाला था, क्या उसका रिजल्ट था, उसके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस के पश्चात, वह होगा हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के नियम तो है ही, इसके साथ साथ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे। और जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है इसका 50% सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा समय से न लेते हुए चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और वहां पे देखते हैं आज का टॉपिक। तो डियर, हम लोग इसके अंदर बात कर लेते हैं पहले। अब हम लोग कोडोमिनेंस, तो हमने एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो देख ही लिया है, अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे कोडोमिनेंस की कि कोडोमिनेंस क्या होता है, किस तरह से काम करता है। कोडोमिनेंस को समझते हैं। कोडोमिनेंस को आप हिंदी में कह सकते हैं सहप्रभाविता। सहप्रभाविता का मतलब क्या होता है यहाँ पे हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास में क्या है, दो अलग अलग यूनिट फैक्टर होते हैं और यही दोनों आपस में एक डोमिनेंट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रेजेंस में दूसरा छुप जाएगा, दोनों ही डोमिनेंट है, दो अलग अलग यूनिट फैक्टर हैं। तो जब ये एक साथ किसी जीव के अंदर उपस्थित रहते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होगा कि कोई एक अपना यूनिट फैक्टर एक्सप्रेस करेगा, दूसरा यूनिट फैक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा। यहाँ पे दोनों ही यूनिट फैक्टर एक्सप्रेस करने लगते हैं। तो हम बताते हैं, जब एक कैरेक्टर के लिए दो अलग अलग प्रकार के यूनिट फैक्टर्स एक साथ एक जीव में प्रवेश करते हैं, एक जीव में प्रवेश करते हैं तथा दोनों ही यूनिट फैक्टर्स
यूनिट फैक्टर्स अपने अपने लक्षण को एक्सप्रेस भी करते हैं। तो यह घटना कोडोमिनेंस कहलाती है। यह घटना कोडोमिनेंस कहलाएगी। दोनों एक साथ आएंगे, दोनों अपने लक्षण को प्रदर्शित करेंगे, तभी हम इसको नाम देंगे कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल आ गया इसका ब्लड ग्रुपिंग। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा हमारे प्लस ब्लड ग्रुप ए होता है, हमारे प्लस ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी भी होता है। ठीक है, ए अलग होगा, बी अलग होगा, ए भी होगा और ओ भी होगा। तो हमारे पास में जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। और ब्लड ग्रुप को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं? इसको बोलते हैं एबीओ टाइपिंग। इसे हम एबीओ टाइपिंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं, एबीओ टाइपिंग। तो देखिए, इसमें हम बात कर लेते हैं, जो मानव है, मानव में जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो आपके एक विशिष्ट प्रकार जीन, जिसको हम कहते हैं आई जीन, के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, जो हमारे पास आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके पास में जो है आपके पास विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन उपस्थित रहती है, जो आई जीन के द्वारा बनती है। ठीक है, और जो आई जीन होता है, इसके साथ में 3 प्रकार के फॉर्म्स पाई जाती हैं। मतलब इसकी जो एलएल फॉर्म देखने को मिलेंगी हमें, वो आई ए टाइप की भी मिलेगी, आई बी टाइप की भी मिलेगी और स्मॉल आई मतलब आई ओ टाइप की भी मिलेगी। ये 3 टाइप की हमारे पास एलएल फॉर्म पाई जाती हैं। जो ए है, जो बी है, ये दोनों जो हैं अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशन को दर्शाती हैं। और ऐसे में यदि किसी के पास केवल ए जाएगा तो उसको ए ब्लड ग्रुप मिलेगा, जिसके पास बी जाएगा उसको बी ब्लड ग्रुप मिलेगा, जिसके पास दोनों जाएंगे उनको ए बी ब्लड ग्रुप मिलेगा, और जिसके पास स्मॉल आई जाएगा उसके पास कोई सा भी ब्लड ग्रुप नहीं होगा, उसको हम ओ या जीरो से प्रदर्शित कर देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं एबीओ टाइपिंग। तो इसके बारे में हम बता देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए क्या बताते हैं हम इसके बारे में। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को आई जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आई जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आई जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। आई जीन के कारण आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आई जीन के कारण आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ए बी या कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजेंस बनते हैं जो ब्लड ग्रुपिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब ब्लड ग्रुपिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो ब्लड ग्रुपिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट,
इसके अंदर देख लेते हैं। ठीक है, आई जीन के 3 एलिल्स, आई जीन के 3 एलिल्स आई ए, आई बी तथा स्मॉल आई होते हैं, स्मॉल आई होते हैं। ठीक है, आई ए तथा आई बी, आई ए तथा आई बी अलग अलग प्रकार के एंटीजन बनाते हैं, जबकि स्मॉल आई किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं बनाता। किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं बनाता है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने यह नोट कर लिया होगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हर एक पर्सन के अंदर जितने भी हमारे पास मानव हैं, मानव में हर एक पर्सन के अंदर हमारे पास आई जीन के 2 सेट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 में से कोई 2 तो आपके प्रेजेंट रहेंगे। हर एक मानव में 2 आई जीन उपस्थित रहते हैं और ये एक जैसे भी हो सकते हैं तथा अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं तथा अलग अलग भी हो सकते हैं। दोनों जरूरी नहीं है हमेशा एक जैसे हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि आई ए और आई बी अगर दोनों उपस्थित रहते हैं तो दोनों ही अपने आप से पूर्ण रूप से डोमिनेंट को दर्शाते हैं, प्रभाविता को दर्शाते हैं, और इस प्रकार से ये ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप को एक साथ दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में केवल ए आपका उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा, केवल बी प्लस उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा। ठीक है, तो हम बता देते हैं इनको। ठीक है, आई ए तथा आई बी स्मॉल आई पर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। मतलब जो हमारे पास में आई वाला, स्मॉल आई वाला है जीन, अगर यह चला जाएगा उसके साथ में आई ए जाए या फिर आई बी जाए, तो ऐसे में हमारे पास जो स्मॉल आई है उसका कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा, हमें आई ए अथवा आई बी का दिखाई देगा। ठीक है, परंतु जब आई ए तथा आई बी एक साथ एक मानव में उपस्थित रहते हैं तो ये दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं तथा अपना
एंटीजन बनाते हैं, अपना अपना एंटीजन बनाते हैं, अपना अपना एंटीजन बनाते हैं। अतः ये कोडोमिनेंस को प्रदर्शित करते हैं, कोडोमिनेंस को प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों ही आपके अपने कोडोमिनेंस को दिखाएंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका जो किस प्रकार से यहाँ पर ब्लड ग्रुपिंग हमें देखने को मिलती है अगर हमारे पास में केसेस प्रेजेंट रहें। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, हम उसके अंदर देखेंगे किस प्रकार से हमारा ब्लड ग्रुप हो सकता है अगर हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो, IA, IB तथा IK। तो चलिए देख लेते हैं उसको। अब यहाँ पर तो एक छोटा सा टेबल बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसके हम देख लेते हैं, हमें कुछ चीजों को हमें देखना है यहाँ पे। जैसे एक तरफ से रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिल फ्रॉम पेरेंट 1। ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, एलिल फ्रॉम पेरेंट 2। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। और इधर क्या लिखेंगे, ठीक है, ब्लड ग्रुप टाइप। इधर रखेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप टाइप। देख लेते हैं अब एक एक करके सभी केसेस को। पहला केस, अगर एक पेरेंट का हमारे पास में उपस्थित है IA, ठीक है, दूसरे पेरेंट के पास में उपस्थित है IA, तो हमारे पास में जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसके पास हो जाएगा IA एंड IA। तो देखिए एंटीजन जो बनेगा केवल एक ही टाइप का बनेगा, तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा ऑफस्प्रिंग के अंदर, ब्लड ग्रुप हो जाएगा A टाइप का। ठीक है, केस नंबर 2, अगर हमारे पास एलिल आता है IA एक पेरेंट से और दूसरा एलिल आता है IB दूसरे पेरेंट से, तो हमारे पास में जो बन के आएगा वो IA और IB दोनों ही बन के आ जाएगा। तो ब्लड ग्रुप देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही अपने अपने एंटीजन को प्रदर्शित करेंगे, तो ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। केस नंबर 3, अगर हमारे पास आता है IA, ठीक है, और साथ में आता है स्मॉल I। ठीक है, अब जो IA है ये तो अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, लेकिन I जो स्मॉल I वाला है ये किसी भी प्रकार के एंटीजन को नहीं बनाएगा। तो हमारे पास जीनोटाइप क्या हो जाएगा ऑफस्प्रिंग का, IA और स्मॉल I। लेकिन जो यहाँ पे ब्लड ग्रुप बनेगा वो केवल A बनेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, अभी देखिए याद है ना, पीछे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर IA तथा IB I को पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, ये पूर्ण रूप से I के ऊपर प्रभावी हो जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, I के लक्षण को प्रदर्शित नहीं करने देंगे। तो इसलिए ब्लड ग्रुप बना हमारे पास में क्या, A। अगला केस देखते हैं हम लोग डियर। अगला केस है हमारे पास, अगर एक पेरेंट से आ रहा है IB, ठीक है, और दूसरे पेरेंट से भी आ रहा है IB, तो हमारे पास में ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या स्थिति हो जाएगी, IB और IB। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा यहाँ पे, B, ब्लड ग्रुप हो जाएगा B। अगर हमारे पास में एक पेरेंट से आ रहा है IB, दूसरे पेरेंट से आ रहा है IA, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों एलील प्रेजेंट हो जाएंगे, IB भी होगा और IA भी होगा। तो ब्लड ग्रुप हमारे यहाँ पे पास में क्या आ जाएगा, फिर से AB। ठीक है, वही हम बात करते हैं अगले केस की, कि हमारे पास में यदि, देखिए हमारे पास में यदि यहाँ पे प्रेजेंट है
आई बी, और इधर से आ रहा है आई, स्मॉल आई। तो इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा ऑफस्प्रिंग का, वो क्या हो जाएगा, आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, और अल्टीमेटली हमारे पास ब्लड ग्रुप फिर से क्या आएगा, बी। जिस प्रकार से यहां पर ए ने क्या किया था, ए ने आई को अप्रभावित कर दिया था, वैसे ही यहां पे फिर से हुआ है कि बी भी जो है यहां पर इस वाले केस के अंदर इस स्मॉल आई को अप्रभावी कर देगा। अल्टीमेटली हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या बन के आएगा, बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले केस की। अगला केस ये कहता है कि यदि हमारे पास में, ठीक है, स्मॉल आई, यदि हमारे पास में यहां पर स्मॉल आई जाए एक पेरेंट से, दूसरे पेरेंट से भी क्या आ जाए, स्मॉल आई आ जाए, तो हमारे पास जो जीनोटाइप हो जाएगा ऑफस्प्रिंग का वो स्मॉल आई हो जाएगा। और ब्लड ग्रुप ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए यहां पे तो हो गया आपका बी, और यहां पे ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ, यहां हो जाएगा ओ। ठीक है, तो ये होता है ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम। ठीक, यही है हमारा ब्लड ग्रुपिंग। ठीक, अब जरा यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, जो ब्लड ग्रुपिंग हो रही है, ब्लड ग्रुपिंग को नियंत्रित किया जा रहा है 3 अलग अलग प्रकार के एलील के द्वारा। ठीक है, आई ए के द्वारा, आई बी के द्वारा और स्मॉल आई के द्वारा। यदि किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, आपके जीन उपस्थित रहते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। वह अवस्था कहलाती है मल्टीपल एलेलिज्म। तो इसी को हम यहां पर बोलेंगे मल्टीपल एलेलिज्म। आपके पास एक छोटा सा टॉपिक भी होता है, वह होता है मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग सभी लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है, मल्टीपल एलेलिज्म। तो ये जो मल्टीपल एलेलिज्म है, इसको हम बता देते हैं क्या होता है। ठीक है, तो क्या बताएंगे इसमें, जब किसी लक्षण को कंट्रोल करने के लिए 2 से ज्यादा एलील्स उपस्थित रहते हैं, एलील्स उपस्थित रहते हैं, तो इसे मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास मल्टीपल एलेलिज्म। एग्जाम्पल में आपको बताता हूं, एग्जाम्पल में हो जाएगा ABO ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुपिंग, और यहां पे जो एलिल हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। तो देखिए हमारे पास 2 से ज्यादा एलिल प्रेजेंट हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहां से बात करते हैं नेक्स्ट आएगा हमारे पास में क्या, मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस क्या हो। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं मेंडल की डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है,
मेंडल की या मेंडल का द्विसंकर संकरण, मेंडल का द्विसंकर संकरण। तो इसको समझ लेते हैं, द्विसंकर संकरण क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि यदि हम दो अलग अलग कैरेक्टर को आधार बनाकर किसी हाइब्रिडाइजेशन को करते हैं तो वह कहलाता है द्विसंकर संकरण। तो मेंडल ने भी यहाँ पर जो है दो अलग अलग कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करने के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन कराया था वो भी आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है इसमें इन्होंने क्या किया देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम क्या बताते हैं, देखिए। ठीक है, जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स की वंशागति का अध्ययन करने के लिए दो अलग अलग पेरेंट्स के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, तो इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो यह कहलाएगा हमारा डियर डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसके अंदर एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे मेंडल का। मेंडल ने क्या किया था, ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट्स के दो अलग अलग पादपों के मध्य क्रॉस कराया था जिसमें इन्होंने सीड कलर तथा सीड शेप को आधार बनाया था। तो इन्होंने क्या किया था, सीड कलर और सीड शेप को आधार बनाया था। ठीक है, आधार बनाया था। मेंडल के इस क्रॉस में एक पेरेंट प्योर राउंड तथा येलो सीड, ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल R इस कैपिटल Y वाला था, जबकि दूसरा पेरेंट प्योर रिंकल्ड तथा ग्रीन सीड वाला था। दूसरा कौन सा था हमारा डियर, तथा ग्रीन
सीड ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला था। तो अब देखते हैं इन्होंने जब इसका क्रॉस कराया तो उनको क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को और देखते हैं उसके अंदर इनको क्या प्राप्त हुआ था। फटाफट से इसको नोट करिएगा। नोट करिए डियर फटाफट। चलिए डियर, नोट किया आपने? ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके अंदर एक्सपेरिमेंट को। ये एक्सपेरिमेंट में क्या किया था देख लेते हैं उसको। चलिए एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट कैसा था। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक पेरेंट बनाते हैं हम लोग यहां पर राउंड और येलो, पेरेंट 1 इधर रखेंगे, पेरेंट 2। तो पेरेंट 1 की खासियत क्या है कि इनका जो सीड है वो राउंड और येलो है। इनका जो सीड है वो राउंड और येलो है, देखिए इस प्रकार से ये इसका सीड है। वहीं हम लोग दूसरे की तरफ बात कर लेते हैं, इसकी क्या खासियत है। इसकी खासियत ये है कि जो इसका सीड है वो झुर्रीदार तथा ग्रीन कलर का है। तो ये जो सीड है हमारा दूसरा वाला, ये झुर्रीदार तथा ग्रीन कलर का, तो आप देख सकते हैं इसको। तो हमारे पास ये दो हो गए आपके पास, राउंड येलो, झुर्रीदार तथा हरा रंग। ठीक है, अब इनके अंदर इन्होंने क्रॉस कराया है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है। इसका जीनोटाइप है आपका, इसका जीनोटाइप है यहां पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, इसके जीनोटाइप की बात कर लेते हैं, यहां पर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये इसका जीनोटाइप है। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो एक आर एक वाई इधर से और एक आर एक वाई इधर से, इस प्रकार से हमारे पास में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो हमारे पास जो प्रथम संतान बनेगी F1 जनरेशन के अंदर, उसमें क्या हमें देखने को मिलेगा। देखिए यहां से हमारे पास आएगा कैपिटल आर, इधर से आएगा स्मॉल आर, इधर से आएगा कैपिटल वाई और इधर से आएगा स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास में आती है F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के अंदर जो हमारे पास में पादप आए सारे के सारे, ये सारे के सारे पादप कैसे थे, ये देखिएगा, ये सारे के सारे पादप कैसे थे। ये सारे के सारे पादप इस प्रकार के थे, आप देख सकते हैं सारे कैसे हैं यहां पर, राउंड एंड येलो। तो मतलब ये तो हमें पता चल जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो हमारे पास में पेरेंट 1 के जो राउंड शेप है उसने रिंकल शेप्ड के ऊपर डोमिनेंस हो गया। वही हम बात करते हैं जो हमारे पास पेरेंट 1 की येलो जो कलर है वो पेरेंट 2 के ग्रीन कलर के ऊपर डोमिनेंट हो गया। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी कि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग प्रथम जनरेशन के अंदर सभी पादप कैसे बने हमारे पास, राउंड एंड येलो। इसके बाद जो मेंडल ने थे, मेंडल ने क्या किया, इन पादपों के मध्य करा दिया यहां पर स्वपरागण। यहां कराया स्वपरागण। जब स्वपरागण कराया तो इसका अलग से हमारे पास एक रिजल्ट देखने को मिला, और वो रिजल्ट क्या था, वो चौंकाने वाला था।
रिजल्ट जो था यहाँ पे चुकाने वाले था वो यह था कि देखिए ओरिजिनल पेरेंट के अंदर राउंड और येलो प्रेजेंट है, जो हमारे पास दूसरा पेरेंट है उसके पास में ग्रीन और रिंकल सीड प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास F2 जनरेशन बन के आई स्वयं परागण के पश्चात, वहां पर राउंड के साथ में ग्रीन चला गया है, ठीक है, और हमारे पास येलो के साथ रिंकल चला गया है। मतलब जो कॉम्बिनेशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो कॉम्बिनेशन हमारे सामने बन के आ गए। तो यहां से कंक्लूजन निकला था उनका कि जब हम दो अलग अलग कैरेक्टर को आधार बनाते हैं तो यहां पर कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ जाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है, और इसी को हमने बताया था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, ठीक है। तो देखिए सेकंड जनरेशन में क्या होगा, हमने स्वयं परागण कराया है, स्वयं परागण को देख लेते हैं। अब जो गैमीट बनेंगे वो किस टाइप के बनेंगे उसको थोड़ा मैं समझा देता हूं। देखिए एक बार जो गैमीट बनेगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं गैमीट फॉर्मेशन का दिखाऊंगा, यहाँ पे एक आर है स्मॉल आर और एक आर है आर वाई, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो हमारा मेल होगा उसके लिए भी यही होगा, जो फीमेल होगा उसके लिए भी यही होगा। एक बार यह आर जाएगा इस वाई के, सॉरी एक सेकेंड, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो हमारे पास में यहां पे क्या कंडीशन होगी कि एक बार यह आर जाएगा इसके साथ में, ठीक है, अगली बार यह आर जाएगा इसके साथ में। एक केस, दो केस हो गए हमारे पास। एक केस में स्मॉल आर जाएगा कैपिटल वाई के साथ में और दूसरे केस में जाएगा स्मॉल आर जाएगा स्मॉल वाई के साथ में। तो इस प्रकार से हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट्स के फॉर्मेशन के साथ ही हम दिखा देंगे यहां पर किस प्रकार से हमारे पास F2 जनरेशन प्राप्त होगी। अब इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसी को कंटिन्यू करेगा अपने पेज के अंदर, मैं आगे लेके चलता हूं इसको। तो हमारे पास जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करके चलेंगे। इस तरह से। तो ये F2 जनरेशन को हम बनाने जा रहे हैं कि F2 जनरेशन हमारे किस प्रकार की होगी। ध्यान से टेबल को बनाइएगा। टेबल के अंदर 16 बॉक्स बनाने हैं आपको, 16 बॉक्स बनाने हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्या बन गए, 4 कॉलम बन गए। अब हम क्या करेंगे, यहां पे 4 रोज बना देंगे, 1 2 और 3 तथा 4। ये हमारे पास 4 रोज 4 कॉलम, टोटल 16 बॉक्स बन गए। अब यहाँ पे हम गैमेट्स को प्रदर्शित कर देते हैं कि गैमेट्स किस किस प्रकार से आएंगे। तो इधर तो मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पर आएंगे मेल के गैमेट, और इधर मैं दिखा देता हूं यहाँ आ जाएंगे फीमेल के गैमेट। तो हमारे पास जो मेल के गैमेट हैं हम उसको कैसे दिखा देते हैं। देखिए मेल का गैमेट हो जाएगा यहाँ पर क्या, पहला केस आर वाई, आर कैपिटल आर और वाई कैपिटल। दूसरा केस स्मॉल आर कैपिटल वाई जैसे मैंने दिखाया था। तीसरा केस कैपिटल आर स्मॉल वाई, और चौथा केस, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां दिखाया था ना मैंने आपको गैमेट्स कैसे बनेंगे। इस प्रकार से हमारे पास गैमेट्स बनेंगे। यह आर इसके साथ जाएगा, यह आर इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। तो 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन हमारे पास बन जाएंगे इनके। ये चारों कॉम्बिनेशन हमने दिखा दिए मेल के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल की, कि फीमेल के अंदर ये कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बने। तो सेम टाइप के कॉम्बिनेशन फीमेल के अंदर भी बनेंगे। यहां पर रखेंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनको इसी क्रम के अंदर। जैसे इसको हम हर जगह रखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहां जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहां चला जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये तो हमारे आगे किसके गैमेट, ये आगे फीमेल के गैमेट। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे मेल के गैमेट। तो मेल का गैमेट अब यहाँ पे इस तरह से लेके चलेंगे इसको, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां रख लेते हैं इसको स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर
कैपिटल वाई। यहां रखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहां पे आ जाएगा आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास में कॉम्बिनेशन बन के आया। अब देखिए यहाँ पे किस तरह का हमारे पास रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब रिजल्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो ये कैपिटल आर दोनों उपस्थित हैं, कैपिटल वाई दोनों उपस्थित हैं, तो मतलब सीड कैसा होगा यहाँ पर, सीड होगा हमारा यहाँ पर राउंड एंड येलो, सीड हो जाएगा राउंड एंड येलो। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, इसको हम डायग्राम से बना के चलते हैं। ठीक है, तो सीड हो जाएगा यहां पर राउंड एंड येलो, ये देखिए ये राउंड एंड येलो सीड यहां पर हो गया। ठीक है, दूसरे केस में हम देख लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर है स्मॉल आर है, ठीक है, यहाँ पे राउंड हो जाएगा, कैपिटल वाई है और कैपिटल वाई है, तो ये भी कैसा हो जाएगा राउंड एंड येलो, ये भी हो जाएगा हमारे पास में राउंड एंड येलो। इस वाले केस की बात कर लेते हैं, यहां पे क्या है कैपिटल आर है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर प्रभावी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा राउंड एंड येलो। इस केस में भी हमें क्या मिला राउंड एंड येलो। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा, और कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे ये उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी मिला आपको राउंड एंड येलो। ठीक है, इधर वाले केस में हम बात कर लेते हैं, यहां पर क्या हुआ, तो देखिए स्मॉल आर है कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर को क्या करेगा, ये इसको डोमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल वाई है, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा राउंड एंड येलो। इस वाले केस में देखें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैपिटल आर है, तो दोनों पे राउंड कलर आ जाएगा, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा राउंड एंड येलो। यहां हम देखें तो कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है स्मॉल आई है, तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, लेकिन सीड मिलेगा हमें राउंड एंड येलो दोनों केस के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल आर नहीं है यहाँ पे एक भी, यहाँ पे स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में आएगा वो कैसा आएगा, देखिए झुर्रीदार येलो, यहाँ क्या आया झुर्रीदार येलो। ठीक है, इस वाले केस के अंदर हम बात कर ले तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, ठीक है, तो यहाँ पर राउंड हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा राउंड एंड येलो, यहाँ पर फिर से हमारे को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, फिर से कैपिटल आर नहीं है एक भी, यहाँ पे स्मॉल आर है और साथ में एक कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे फिर से झुर्रीदार आपको मिलेगा कैसा येलो, ये झुर्रीदार येलो आपको फिर से देखने को मिल जाएगा। अब इस वाले केस में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है कैपिटल आर है स्मॉल आर है, तो ये राउंड हो गया, ठीक है, स्मॉल वाई है और कैपिटल वाई है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर से ये राउंड एंड येलो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा फिर से राउंड एंड येलो। ठीक है, अब इसके बाद अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है आपके पास देखिए दोनों कैपिटल हैं तो राउंड हो जाएगा, और दोनों स्मॉल वाई हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास कलर देखने को मिलेगा वो क्या होगा राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, तो ये राउंड को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल वाई है स्मॉल आई है तो ये ग्रीन को रिप्रेजेंट कर देगा, तो यहाँ पे फिर से क्या बन के आएगा राउंड एंड ग्रीन, ये आ गया राउंड एंड ग्रीन। इस वाले केस की बात कर लेते हैं, देखिए स्मॉल आर है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, तो मतलब यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या बन के आएगा, स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट करेंगे रिंकल को, कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा येलो कलर को, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर क्या हो जाएगा डोमिनेंट, तो हमारे पास जो शेप बन के आ जाएगी वो फिर से रिंकिल्ड एंड येलो, रिंकिल्ड और येलो कलर का फिर से हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां हम बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल आर है स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर प्रभावी हो जाएगा तो राउंड शेप हो जाएगी, लेकिन वाई मतलब यहाँ पे आपके पास दोनों ही जो हैं वो किसके हैं, वो ग्रीन कलर वाले हो जाएंगे जो रेसेसिव थे, और रेसेसिव हमेशा जोड़े के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे जो शेप हो जाएगी फिर से क्या हो जाएगी राउंड एंड ग्रीन, यहाँ पे शेप हो गए राउंड एंड ग्रीन,
और हम बात करते हैं लास्ट वाले केस की। तो लास्ट वाला जो केस है इसके अंदर हमारे पास में क्या है, स्मॉल आर, तो यहाँ पे रिंकल शेप मिलेगी, ठीक है। स्मॉल वाई यहाँ पे आपका ग्रीन कलर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्योर फॉर्म में रिंकल्ड एंड ग्रीन, यहां मिला आपको प्योर फॉर्म में रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये देखिए, ये प्योर फॉर्म में आपको रिंकल्ड तथा ग्रीन देखने को मिल जाता है। तो अब यहां पे देखिए हमारे पास में कॉम्बिनेशन में क्या बन के आया। देखो, हमने जो क्रॉस कराई थी वो उसके कैरेक्टर को देख लेते हैं। हमने जो क्रॉस कराई थी वहां पर हमारे पास एक पादप चूज किया था जिसके अंदर राउंड एंड येलो सीड था। दूसरा पादप हमने चूज किया था जिसके अंदर रिंकल्ड और येलो सीड था। तो पहले ये देख लेते हैं क्या ये दोनों कैरेक्टर हमें दिखाई दिए। तो हाँ, राउंड और येलो हमें देखिए कई सारी जगह पे दिखाई दिया और रिंकल्ड और ग्रीन भी हमें एक जगह पे दिखाई दे गया, ठीक है। ये तो हमें ओरिजिनल पेरेंट दिख गया। अब हम बात कर लेते हैं अगले केस की इसमें। तो अगला केस क्या था हमारे पास में कि जो हमारे पास में राउंड एंड येलो था और जो ग्रीन एंड रिंकल था, इसके अलावा कुछ ऐसा देखने को मिला जो दोनों में से किसी भी एक पेरेंट में नहीं था। वो क्या था, देखिए येलो कलर का सीड राउंड ही था, लेकिन यहां केस में देखेंगे आप तो येलो कलर का सीड कैसा हो गया, रिंकल्ड हो गया है। इस वाले केस में देखेंगे तो येलो कलर का सीड रिंकल्ड हो गया है। इस वाले केस के अंदर भी देखेंगे तो येलो कलर का सीड रिंकल्ड हो गया है। तो मतलब जब F2 जनरेशन की हमने बात की यहां पर, F2 जनरेशन, ये चार्ट किसका है, F2 जनरेशन का। तो जब हमने F2 जनरेशन की बात की तो F2 जनरेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिला, जो कॉम्बिनेशन हमारे पेरेंट में से किसी के पास थे ही नहीं वो अलग से कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, ठीक है। तो राउंड एंड येलो हमारे पास में था, ओरिजिनल पेरेंट के पास ग्रीन और रिंकल्ड था, लेकिन यहां पे हमें रिंकल्ड और येलो देखने को मिला, पहली चीज। दूसरा केस देखिए, यहां पर आपको जो ग्रीन कलर का था वो रिंकल्ड था, लेकिन यहां पे राउंड एंड ग्रीन, यहां पे भी राउंड एंड ग्रीन और यहां पे भी राउंड एंड ग्रीन। मतलब ये हमारे पास में 3 पादप ऐसे आए जिनके पास में येलो और रिंकल थे, और 3 पादप ऐसे आए जो कि ग्रीन और राउंड थे। तो यहां से क्या पता चलता है कि जब हम 2 अलग अलग कैरेक्टर्स के मध्य क्रॉस कराते हैं तो गैमेट्स के निर्माण के दौरान कोई भी कैरेक्टर का यूनिट फैक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर के यूनिट फैक्टर के साथ जाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है, और यही बन जाता है आपका स्वतंत्र अवयवन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब इसमें जो है बेटा थोड़ा सा थ्योरी है और इसके बाद में इसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, उसको भी हम लोग यहां पर देखते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, थ्योरी, इसको देखेंगे हम लोग कल, क्योंकि टाइम देखिए यहां पर ओवर हो चुका है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग प्रश्न के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो इसकी थ्योरी है और जो इसके अंदर फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो है उसकी हम बात करें तो आपके पास में एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर इस चार्ट के बिहाफ पर जो मैंने आपको बना के दिखाया है, इस चार्ट के बिहाफ पर एनसीईआरटी से आप लोग जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो को नोट करेंगे। बस जीनोटाइप नोट करना है आपने, फिनोटाइप नोट करना है। बाकी जो हमारा इसके अंदर थ्योरी बसती है, जो लॉ बसता है, वो कैसे हमने समझाया है उसको मैं आपको कल बता दूंगा। तो एक छोटा सा होमवर्क है, इस चार्ट में देख के जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो आपने नोट करना है, ठीक है। ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं दे रहा हूं। तो इसी के साथ मैं आपका लेक्चर आज का समाप्त करता हूं। हम लोग कल फिर मिलेंगे और इसके अंदर इसकी थ्योरी देखेंगे और बाकी जो इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड लक, ऑल द बेस्ट।